नया मुल्क, नया शहर, नए चेहरे, नए तजर्बात। सिडनी एयरपोर्ट पर उतरते ही पहली सोच उसके दिमाग में यही आई थी। वह जो शौकीन था नए एडवेंचर्स का, लोगों को देखने का, उसके चेहरे पढ़ने का, कौन कब क्या सोच रहा है यह जानने का जुनून। मैं एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट बन सकता था, लेकिन मेरे अंदर का आर्टिस्ट, जिसे हर वक्त कुछ यूनिक करने का धुन रहती थी, उस मासूम का क्या होता, यह सोचकर दिमाग में आते ही वह मुस्कुराया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डिस्टिंक्शन के साथ आर्किटेक्चर के में बैचलर और मास्टर्स इसने किया था। एक दिन सिडनी में बने बाबा के ऑफिस का चार्ज संभाले, लानत हो तुम पर सालार हुसैन। एयरपोर्ट के बाहर आकर उसे सामने ही ऑफिस का मैनेजर नज़र आया था, जो यकीनन उसे ही रिसीव करने आया था। उसे बाबा ने ही भेजा था। मेरा लाडला पहली बार सिडनी जाएगा, कहीं खो न जाए। उफ़, बाबा की ये अदाएँ भी ना। हेलो सर, मैं पीटर हूँ, आपको लेने आया हूँ। सफ़र कैसा रहा? ठीक है, मैं सबसे पहले ऑफिस जाना चाहता हूँ। गाड़ी कहाँ है? उधर, लेकिन अगर आप कुछ देर आराम करना चाहें तो मैं आपको घर ले चलता हूँ, फिर बाद में ऑफिस ले जाऊँगा। नहीं शुक्रिया, मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सॉरी सर। ऑफिस विज़िट के बाद वह ड्राइवर हाइट के से बने अपार्टमेंट में आया, जो बाबा के कुछ साल पहले ख़रीदा था। एक नया ठिकाना, न जाने कितने साल तक। उसने गहरी सांस लेकर सोचा और अपार्टमेंट का जायज़ा लेने लगा। सेल पर आती कॉल ने उसे अपनी तरफ खींचा। दूसरी तरफ बाबा थे। उन्हें एकदम से सलाम किया। पहुंच गए? उन्होंने सलाम का जवाब देकर पूछा। जी, कब का? ऑफिस का भी जायज़ा ले लिया और अपार्टमेंट का भी जायज़ा ले रहा हूँ। ऑफिस? बाबा ने हैरानी से पूछा। तुम वहाँ भी हो आए? थोड़ा आराम कर लेते। खैर, कैसा लगा? क्या ऑफिस? बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, स्पेशली वहाँ का इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर। हाँ, स्टाफ के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं जानता हूँ, बाबा ने भी उसकी बात का मज़ा लेकर हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? मम्मा, पापा और आबी आ गए दुबई से? हाँ, सब ठीक है, तुम्हें बिल्कुल मिस कर रहे हैं। बाबा ने इस बात पर हंसा था वह। बाबा, आपको बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता। उसकी आंखों में शरारत मुस्कुराहट थी। शहज़ादे, तुम कुछ ज़्यादा ही खुशफहम नहीं हो? सिडनी जाकर बाबा को जब उस पर ज़्यादा प्यार आता तो वो इसी तरह से नाम से पुकारते, और आबी हमेशा यही कहता था, बाबा, आपके ये कहने से उसका दिमाग ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने 7 आसमान ही बनाए हैं। खैर, अब आराम करो। सब मिलकर ऐसे तासुरात देते थे जैसे सामने वाला बात करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर। सिर्फ नैना थी उसकी बेस्ट फ्रेंड। नैना तो उस पर फ़िदा ही थी। उसकी नीली आंखों में उसे दुनिया जहान के रंग नज़र आते थे। झील जैसी आंखें, जिसमें कभी नरमी कभी झलकती थी तो कभी गुस्सा, कभी बेगानगी और अजनबियत, और कभी हंसती हुई रोशन आँखें। उफ़, नैना और उसके बीच चीप डायलॉग। वो ठीक है और दिलकश और ख़ूबसूरत थी, मगर क्या फ़ायदा जब सराहने वाला ही अनजान हो। नैना की फ़ैमिली बहुत सालों से मेलबर्न में रहती थी। उसकी अपनी फ़ैमिली सिडनी में रहती थी। शुरू में वह यहाँ आकर घर से दूरी का शिकार हुई थी। हर वक्त उसे मम्मा, बाबा और शेज़ी याद आते थे, लेकिन डॉक्टर बनने के जुनून ने उसको सब्र करने पर मजबूर कर दिया था। कमरे की खिड़की के सामने खड़े होते हुए उसने भाप उड़ाती कॉफ़ी के कप के घूंट लिया और दूर तक फैली हुई सफ़ेद रुई पर निगाहें जमा दीं। यह मौसम उसे बहुत पसंद था। सर्द मौसम, जिसमें बर्फ़ की राजधानी थी और धुंध की हुक्मरानी थी। मेरी ज़िंदगी भी इन पेड़ों की तरह है, बाहर का इंतज़ार जो हर इंतज़ार को बदल दे। इंतज़ार बज़ाहिर एक लफ्ज़, मगर अपने अंदर एक कठिन सफ़र रखे हुए। काश वह दिन न आया होता तो आज शायद वह कभी बाबा से बहुत शिकवे होते मुझे, लेकिन उसका भी क्या कसूर। वह भी मजबूर थे दादी की ख्वाहिश के आगे। फिर गलती किसकी? शायद उसी शख्स की। हाँ, उसी की है। वह जैसे एक नतीजे पर पहुंच ही गई। एक थकी सी सांस लेकर कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगी। वह फूफो के घर आ गया था और इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठा उस घर के मालिक का इंतज़ार कर रहा था। हसन अंकल और फूफी को देखते ही उसने हाथ उठाकर सलाम किया। बैठो।
और सफ़र कैसा रहा? अंकल ने सलाम के जवाब में पूछा। बहुत अच्छा, हम तो परसों से इंतज़ार कर रहे थे आपका बेटा। जब बाबा जान ने मुझे आपके यहाँ आने का बताया तो बहुत खुशी हुई, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि आप यहाँ हमारे घर रहो। पुप्पी बहुत खुशी दिखाई दे रही थी। बहुत शुक्रिया, ऑफ़िस यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेगा, इसलिए बाबा के अपार्टमेंट में रहने का इरादा है। अब आ गए हो तो डिनर करके जाना। नहीं पुप्पो, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, तो चक्कर लगता रहेगा आपकी तरफ भी। और वह कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं बाबा ने आप लोगों के लिए। सालार ने टेबल पर रखे बैग की तरफ इशारा किया। बाबा जान भी कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं, रोका भी है उन्हें, लेकिन नाना की भिजवाई हुई चीज़ें दिया और शाहज़ेब को बहुत पसंद आई। फिर आप एतराज़ करने वाली कौन सी होती हैं? हसन अंकल ने पुप्पी को छेड़ा तो दोनों मुस्कुराने लगे। शाहज़ेब कहाँ है? आया नहीं यूनिवर्सिटी से? आ गया है, मैंने बुलाया है, आता ही होगा नहीं, शाहज़ेब साहब आ रहे हैं। तभी वह चहकता हुआ आया था और सलाम करके बैठ गया। आबी से तुम्हारा जिस तरह ज़िक्र सुना था, मुझे लगा कि तुम 6-7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होगे, लेकिन तुम तो, सालार ने बेतकल्लुफ़ होते हुए बात शुरू की, क्योंकि इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ करना उसके बस में नहीं था। वाकई वह शाहज़ेब को देखकर हैरान हुआ था। आबी मतलब इबाद भाई? हाँ, वह हमारे अपने बुज़ुर्ग समझते हैं उनकी इस बात का। सालार ने कहा लगाया। रात गए जब पुप्पो के घर से डिनर करके उठा तो शाहज़ेब से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती हो चुकी थी। उससे 6 साल का एज डिफरेंट होने के बावजूद वह ऐसा ही था, जो शख्स लगे बहुत जल्द उससे दोस्ती करने वाला। अपने बिजनेस के लोगों में वह बहुत अक्खड़ मशहूर था। लोगों के ख्याल से गुरूर और बददिमाग उसकी शानदार शख्सियत पर जचती भी बहुत थी, जबकि फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत कुछ ज़्यादा लोग ख्याल करने वाले और ज़िंदा दिल समझा जाता था। हर एक की तकलीफ़ का एहसास करने वाला। गाड़ी को रोड पर लाते हुए उसने सोचा कि सबसे मुलाकात अच्छी रही। वह छुट्टियों में सिडनी आई हुई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि अब वह आई हो तो सब अपने अपने काम छोड़कर उसे वक्त दें, उसके नखरे उठाएं। अक्सर ऐसा ही होता था, मगर इस बार न जाने क्यों कुछ अलग था। कल का सारा दिन तो ठीक गुजरा। शेज़ी और उसकी नोक-झोंक, बाबा या उसकी तरफदारी करना और तेज़ी से शेज़ी को डांटना, मम्मा का उसके लिए गर्मा गर्म चीज़ पास्ता बनाना और बुआ का परेशान होना। लेकिन आज सुबह से कोई अहमियत ही नहीं थी उसकी। बाबा और शेज़ी बाहर गए हुए थे। अम्मा और बुआ किचन में न जाने कौन कौन से डिशेस बना रही थी। ऐसा कौन आया था जिसके लिए इतना एहतमाम? खैर, मुझे क्या। शाम को जब वह सोकर उठी तो लॉन्ज में से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। इन सारी आवाज़ों को वह पहचानती थी सिवाय एक के। धीमी गहरी आवाज़ें, अंदर से उतर जाने वाली आवाज़। कौन था यह? लॉन्ज में दाखिल होते ही उसकी नज़र अजनबी चेहरे पर पड़ी और वह वहीं साक़ित हो गई। वह चेहरा उतना भी अजनबी नहीं था उसके लिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने उसके ठिठकना महसूस नहीं किया था। सब बातों में मगन थे और वह बेयकीनी नज़रों से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। यह कब आया सिडनी से और क्यों? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उसे अफसोस हुआ। अगले ही लम्हे वह ख्याल उसके जहन में आया, मुझे वही करना है जो इतने सालों से करने का सोचा हुआ था। इग्नोर। वह रिलैक्स हो गई और अपने चेहरे को सपाट बनाते हुए आगे बढ़ी। हेलो एवरीबॉडी, उसने कहा और बुआ के साथ बैठ गई। सालार ने तेज़ी से बात करते करते उसके चेहरे की तरफ देखा। ओह, तो ये है मिस मैडम दिया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर तेज़ी से शेज़ी की तरफ मुड़ गया। सालार भाई, मैं समझता था आप बहुत ही प्राउड किस्म के बंदे होंगे, जिसका दिमाग 7वें आसमान पर होगा, शाहज़ेब ने शरारती अंदाज में कहा। क्यों, मैंने क्या किया है? ऐसा क्यों सोचा तुमने? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको देखकर पहला ख्याल यही आता है, चार्मिंग, जीनियस एंड इंटेलिजेंट, उसने राजदारा अंदाज में कहा। शाहज़ेब कॉफ़ी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, सालार ने उसकी बात का मज़ा लेते हुए कहा। वैसे उस दिन मुझे आपसे कम मुस्कुराने की वजह भी समझ में आई। वह थोड़े अरसे में तुमने यह भी अंदाज़ा लगा ली कि मैं कम मुस्कुराता हूँ? यार, क्या चीज़ हो तुम। वैसे क्या वजह है मेरी इस कंजूसी की? दोनों ही को इस बेसिर पैर की बातों में मज़ा आने लगा।
इसलिए कि लड़कियां आपके एक मुस्कुराहट पर ही दिल हार जाती हैं। अब किस किस को दिल को संभालेंगे आप। वह दोनों दिया की मुकम्मल नज़रअंदाज किए आपस में मगन थे और वह उन दोनों की बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी पर हैरान होते हुए उठ गई। न जाने कितने घंटों से वह इसी हालत में था। उसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। रहम, मुआफ़, सुकून, बस यही 3 अल्फाज बार बार उसके मुंह से निकल रहे थे। बेसुकून और वजूद का एक हिस्सा बन गई थी। वह नहीं जानता था कि अब यह बेसुकूनी नहीं होगी तो वह कैसा महसूस करेगा। शायद अपना आप खाली। उसके होंठ सिर्फ हिले थे, लेकिन फिर भी उसकी बात उस तक पहुंच रही थी जिसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी दिलों में भेद जानने के लिए। हाँ, वह अपने रब से सजदे में था। अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तेरी बख्शिश मेरी गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। ऐ अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, तौबा करता हूँ सच्चे दिल से। फिर क्यों तू मुझे हर बार बेसुकून नहीं देता कि मेरा गुनाह वाकई माफ़ कर दिया है। काफ़ी देर के बाद उसने सजदे से सर उठाया था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। क्या वह डिप्रेशन का मरीज़ बनकर सारी ज़िंदगी गुजारने वाला था? लेकिन इस सब की वजह उसने थक कर सोचा, क्या वाकई वह जानता था या वह नहीं जानता था? तो आखिर वह आ ही गया। उसने बड़ थके थके अंदाज में बेड काउंट पर सर रखते हुए पूछा। मैं भी उसे नहीं पहचानती। अगर भाई ने उसकी तस्वीर न भेजी होती। वह वैसा ही है जैसा अभी आज से 6 साल पहले था। नहीं, उसने एकदम नहीं में सर हिलाया। वह वैसा नहीं है, बल्कि और शानदार पर्सनालिटी हो गई है उसकी। लेडी किलर, उसने धीरे से मजाक उड़ाया। मैं नफ़रत करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत, और शायद वह भी मुझे नापसंद करता है। तभी तो आज हम दोनों ने एक इग्नोर किया एक दूसरे को। उसने जो कुछ मेरे बारे में भाई, पता नहीं मुझे यह बात कहनी भी चाहिए या नहीं, मगर कभी कभी बेतहाशा मोहब्बत भी बोझ लगने लगती है। इकलौते होने की वजह से हर वक्त अम्मा बाबा की नसीहतें और फ़िक्र चिढ़ होने लगती है। इसलिए बाहर ऐसे दोस्त बनाए मैंने कि कुछ तो अलग मिल सके। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा। बस पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा दिल चाहता है काश मेरा कोई सगा भाई होता जिससे मैं अपने मसले शेयर करवा कर हर बात से डिस्कस करता। मेंदिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वह है तो लड़की, उससे बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कह पाता। अब तो वह वैसे भी ज़्यादातर पढ़ाई में मसरूफ़ होती है। ऐसे में आप ही बताएं, मैं बाहर ही दोस्त तलाश करूँगा ना। माँ बाप चाहे कितने अच्छे दोस्त क्यों ना हों, हमेशा एक मर्द होता है औलाद के उसके बीच एहतराम और लिहाज का। शेज़ी ने अपनी तमाम उलझनें उसे बता दी थीं। हम दोनों इकलौते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, मगर फिर आबी की मोहब्बतों को कभी बोझ मत समझना। जब तक यह निकली इंसान को तब तक अपनी कद्र समझ में आती है। यह कहते हुए उसके जहन में स्क्रीन की बहुत सी बातें उभरी, तन्हाई और पछतावों भरी। तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम खुल कर डिस्कस कर लिया करो अपने मसले, यह सोचे बगैर कि मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। आबी को मैंने सालार को शाहज़ेब में अपना पास्ट नज़र आ रहा था। एक तो वह उसे इस तकलीफ़ और दुख से बचाना चाहता था जिससे वह गुज़रा था अपनी जज्बातियत की वजह से। दूसरा, उसमें उसकी अपनी भी गरज थी। उसे आलियान का दिया हुआ कर्ज़ उतारना था, क्योंकि किसी का कर्ज़दार होना उसकी फितरत में नहीं था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी दिया काफ़ी देर से उन दोनों की बात करते देख रही थी, और इतनी ही देर में उसका खून जल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद नागवारी थी। शाहज़ेब ने अपने ठीक होने की खुशी में आज ट्रीट दी थी। हसन अली और ज़ैनब ने तो पहले ही इनकार कर दिया था, इसलिए अब वह दिया और सालार के ही साथ जा रहे थे। वह भी साथ जा रहा है, यह जानकर दिया ने भी जाने से इनकार कर दिया था। शाहज़ेब ने उसे किस जतन से राज़ी किया था, यह एक अलग कहानी थी। गाड़ी में बैठते हुए जो गुस्सा छलक रहा था उसके चेहरे से, उसे लगा कि वह उसे और सालार को कच्चा चबा जाएगी। हालांकि कल तक वह बहुत खुश थी इस ट्रीट के लिए, मगर अब क्या ऑर्डर करना है, सालार ने दोनों से पूछा। आप दोनों बताएं, आप मेहमान हैं हमारे आज, शाहज़ेब ने शाहाना अंदाज में कहा।
फिर तो मीनू मेहदिया को ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारे दिन रात देखभाल करके मेडिकल स्टूडेंट होने का हक अदा किया है। सालार ने दिया को गौर से देखते हुए जानबूझकर मेडिकल स्टूडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वह आज सारे रास्ते खामोश रही थी। शाहज़ेब ने उसे कई बार बातों में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने ज़्यादा बात नहीं की। वैसे भी वह उसके सामने हमेशा ही चुप रहती थी। उसने नोट किया था कि इसे इग्नोर करने की पॉलिसी अपनाए हुए है। कभी वह शाहज़ेब से मजाक कर रहा होता तो कभी मेहदिया के चेहरे पर नागवारी होती, यानी उसे उन दोनों की बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आई। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं बल्कि बहन होने का हक अदा कर रही थी, उसने बहन पर जोर देते हुए तपे तपे अंदाज में कहा। जवाब चूँकि उसकी सोच के मुताबिक आया था, इसलिए उसकी मुस्कुराहट गहरी थी, जिसे छुपाने के लिए उसने फ़ौरन पानी का गिलास मुंह को लगा लिया। तुम्हें पे करना है, तुम खुद ऑर्डर करो। तोपों का रुख अब शाहज़ेब की तरफ था। अच्छा यार, नाराज़ क्यों हो रही हो? फिर उन दोनों ने ऑर्डर किया। वह आराम से बैठी रेस्टोरेंट का जायज़ा ले रही थी। भाई, आपके 70 क्लॉक बड़ा फिट आइटम बैठा है, खाने के दौरान शेजी ने सालार से कहा। अपने 40 क्लॉक देखो, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। शेजी ने अपने दाहिनी तरफ मुड़कर देखा। वहाँ उसे एक आईने में वही लड़की नज़र आई थी जिसकी तरफ वह सालार का ध्यान कराना चाहता था। मतलब आप पहले ही देख चुके हैं उसे? अपने 10 o'clock शेजी से मुस्कुराता। उन दोनों की यह नई किस्म की घड़ी मेहंदिया की समझ से बाहर थी। हाँ, लेकिन यह ज़रूर समझ गई थी कि यह दोनों दूसरी टेबल पर बैठी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ऐसी लड़कियां बड़ी ही चालाक होती हैं, इतनी आसानी से सेट नहीं होती, शाहज़ेब ने तजुर्बा बताया। उसकी बात पर सालार ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। नहीं यार, फिर तुम्हें उन्हें सेट करने का एक सिंपल उसूल नहीं पता, सालार ने राजदारी से कहा। वह क्या? इसी अंदाज में पूछा गया। तुम उन्हें जितना इग्नोर करोगे वह उतनी जल्दी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, सालार ने हंसते हुए बताया। चलो ट्राई करूँगा यह उसूलन अगली बार। हाँ ज़रूर करना, 100% रिज़ल्ट आएगा, सालार ने ठोस लहजे में कहा। वैसे यह उसूल आप कितनी लड़कियों पर अप्लाई कर चुके हैं? शेजी ने शरारत से पूछा। नहीं यार, यह मेरा तजुर्बा नहीं है, आउटबुक है, और मैं बहुत ही शरीफ बंदा हूँ। ऐसे कामों में टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करता, उन्हें मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। चले, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। शेजी को न चाहते हुए भी मानना पड़ा था। ये 7 o'clock और 10 o'clock ये सब क्या है? दिया ने ज़ोरदार शाहज़ेब से पूछा। यार तुम रहने दो, तुम पढ़ाकू लड़की हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम अपनी मेडिकल की बुक्स पर ही ध्यान दो। शेजी ने उसे टाला। मुझे पता है तुम पिछली टेबल पर बैठी उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, जो आटे में मुंह मार कर आई हुई है लॉलीपॉप बनकर। दिया को उसके जवाब ने तपा ही दिया था, और अब वह उसे कुछ लम्हे पहले सालार ने जो कहा था वह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। वैसे तुम लड़कों को आर्टिफिशियल चीज़ें ही पसंद आती हैं नेचुरल ब्यूटी के मुकाबले में। दिया ने एक और तीर चलाया। ओहो, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मजाक कर रहा था यार मैं, शेजी ने उसे बहलाना चाहा। हाँ हाँ, मजाक। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी अपनी बहन को भी लोग ऐसी फजूल नज़रों से देख रहे होंगे? वाकई लड़के बहुत ही चीप और थर्ड क्लास होते हैं। ऐसे मर्द जो हर वक्त लड़कियों के पीछे पीछे भागे और उनमें अना और गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यार मजाक कर रहे थे हम, तुम इसे। चंद लम्हों बाद ही पापा का जवाब आ गया। बेटा जी, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम ज़रूर मानोगे कि मेरा फ़ैसला सही था। तुम्हारा परफेक्ट मैच। मेरा दिल चाह रहा है अपनी बहू को बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड पेश करूं। पापा का मैसेज पढ़ते हुए वह मुस्कुराया, और फिर रात में सोने के से पहले वो यही सोचता रहा कि मेरी तरह है। वह नाराज़ सी तपी हुई नीली आंखें उससे डिस्टर्ब करती रहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बेकार की बात की थी तुमने उसके बारे में, वह भी उन्हीं के सामने? शाहज़ेब ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दिया की क्लास लेना ज़रूरी समझा। वह लड़की एहसास ही नहीं इसे इस रिश्ते का। मेरी मर्ज़ी, जो मुझे सही लगा वह कहा। तुम ज़्यादा मेरे बुज़ुर्ग ना बनो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, उसने भी ढीठ बनते हुए कहा। तुम्हें है पता है ना उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? फिर भी उन्हें अगर बुरा लगा हो तो क्या सोचते होंगे वह तुम्हारे बारे में कि कितनी बदतमीज़ हो तुम? कुछ ज़्यादा ही साइड नहीं ले रहे हो तुम उसकी?
हर वक्त चंचे बने रहते हो उस शख्स के। दिया भी तब गई। मुझे तुम समझ में नहीं आती। लड़कियां तो अपने उनके बारे में मीठे मीठे ख्वाब देखती और एक तुम अजीब हो। बेचारे सालार भाई। शाहजेब के लताड़ने पर एकदम उसने अपने होंठ भींचे थे। छन से कुछ टूटा था उसके अंदर। मीठे मीठे सपने। उसने बिदक कर सोचा, तुम्हें क्या पता, यह मीठे मीठे ख्वाब मैंने भी देखे थे 6 साल पहले, लेकिन उन ख्वाबों ने मुझे तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं दिया। उनकी आंखें धुंधला गईं। आफिया मुराद अली बहुत बीमार थी। कैंसर का मर्ज अपनी आखिरी स्टेज पर था। उन्हीं दिनों हसन मुराद अली अपनी फैमिली के साथ कई सालों बाद इंडिया आए थे। आफिया मुराद अली की ख्वाहिश थी कि उनके भाई कमाल हुसैन से उनके बच्चों का ताल्लुकात उनके मरने के बाद भी मजबूत रहे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पोती की शादी कमाल हुसैन के पोते से करने की ख्वाहिश जाहिर की। अपने मरने से पहले वह यह खुशी देखना चाहती थी। यावर मुराद अली की बेटी उन दिनों अपने ननिहाल गई हुई थी। शायद किस्मत ने उसका साथ लिखा था, इसीलिए सिर्फ मेहंदिया ही वहाँ थी। उन दिनों सालार भी छुट्टियों पर इंग्लैंड से आया हुआ था। किसी को भी इस फैसले पर एतराज़ नहीं था, लेकिन जब सालार ने सुना तो वह हत्ते से उखड़ गया। निकाह? पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? उसने बेयकीनी से बाप को देखा, ऐसे जैसे किसी ने निकाह न करके। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा सालार। मैं कैसे एक मरती हुई औरत को इनकार करूं? तुम्हें किस वजह से इनकार है? क्या तुम यूके में किसी से कमिटमेंट हो? सारिम हुसैन ने परेशानी से पूछा। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस यह सब बहुत जल्दी है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं, एम्बिशंस हैं। मुझे अपना अपना कैरियर बनाना है, जिसे मैंने देखा तक नहीं। मैं उससे निकाह कैसे कर सकता हूँ? आप प्लीज़ मेरी बात को समझें पापा। आप तो मेरे दोस्त हैं। आप जानते हैं कि अपना हर फैसला मैंने खुद किया है। अभी निकाह मत करें, अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं इस सब के लिए। चंद साल बाद। सारिम ने उसकी बात काटी। और तुम्हें क्या पता कि चंद साल बाद वह ज़िंदा होंगी भी या नहीं? तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? मैंने तो तुम्हें यह नहीं सिखाया। जब कुछ साल बाद करना है तो अभी क्यों नहीं? क्यों पापा, निकाह कोई खेल नहीं। मैं और वह लड़की, हम दोनों मेंटली तैयार नहीं इस सब के लिए। अभी सिर्फ निकाह होगा। रुखसती तुम्हारी और उसकी पढ़ाई पूरे होने के बाद होगी, और उस वक्त मुझे या उसे कोई और पसंद आ गया या तो क्या आप लोग यह निकाह ख़त्म करने देंगे? सालार ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे यह फ़ैसला मंजूर नहीं। हम कोई जानवर नहीं जो हमारी मर्ज़ी बगैर पूछे आप लोग इतना बड़ा फ़ैसला कर लें। वह एक अच्छी लड़की है। सारिम ने एक नया अंदाज़ अपनाना चाहा, लेकिन मुकाबला भी सालार से था, जो ज़िद और हठधर्मी में अपने आप में एक मिसाल था। आप कैसे कह सकते हैं कि यह बात 2 मुलाकातों में कैसे पता चल गई आपको? आपने भी तो दादी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मम्मा से शादी की थी। फिर आप मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम दोनों जीते जागते इंसान हैं। एक मरने वाले की ख्वाहिश में आप लोग हमारी खुशियाँ दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मैं इस रिश्ते से मना नहीं कर रहा, चंद साल तक इंतज़ार करने को कह रहा हूँ, उसने थके थके अंदाज में कहा। पापा को वह हर्ट नहीं कर सकना चाहता था, लेकिन अपनी ज़िंदगी को दूसरों के दांव हाथ में सौंप भी नहीं सकता था। मगर पापा के उड़ते रंग, और फिर न जाने किस तरह पापा ने उसे राज़ी किया था। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त उसके जहन में सिर्फ एक बात थी कि पापा ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है। मैं इस निकाह को नहीं मानता, अभी इस रिश्ते को नहीं निभाऊंगा। मेरे साथ ज़बरदस्ती का अंजाम सब लोग देखेंगे। मैं ये कागज़ी रिश्ता तोड़ दूंगा। वक्त आने पर देखेंगे कि पापा मुझसे ज़बरदस्ती करने का क्या नतीजा होता है। 26 दिसंबर। उसे नहीं पता था कि यह तारीख़ उसकी ज़िंदगी की ख़ास बन जाएगी। कितना अजीब अजीब सा लग रहा था उसे यह सोचते कि अब वह किसी के निकाह में है। सालार, उसने धीरे से उसका नाम लिया। टीन एज की वह लड़कियां जो इंडिया पहली बार आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाएगी यूं अचानक। जब मम्मा ने उसे बताया दादी की ख्वाहिश और सबकी रजामंदी का, तो वह पहले तो बहुत हैरान हुई और फिर थोड़ी परेशान भी, लेकिन फिर यह सोचकर मुतमईन हो गई कि बाबा कभी भी उसके लिए गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। और फिर अभी रुखसती नहीं हुई। उसकी नज़रों के सामने सालार का सरापा आया, जब वह लाउंज में नाना के पास बैठा बातें कर रहा था। काश पहले पता होता तो ठीक से ही देख लेती उन्हें मैं। फिर एकदम से ही झेप गई अपनी ही सोच पर। सालार की इस्माइल कितनी प्यारी है ना।
हंसते हुए उसकी आंखों में पूरा साथ देती थी। और अंकल के घर की लाइब्रेरी में उसके नाम के कितने सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ हैं, यानी कि जीनियस एंड आउटस्टैंडिंग है। वह अपने नाम की तरह हर जगह से लीड और कमांड करते हुए। वह पागल लड़की न जाने क्या सोचती रही रात भर। आज रात की नींद पराई हो गई थी कि वह पिया की होकर न आई थी। न जाने कब वह सपने बुनते बुनते नींद की वादियों में दाखिल हो गई। ऑफिस के नाम में फिर अपने बिल्डिंग डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट जो इतने सिडनी से आते के ही साइन किए थे, इन सब में बहुत मसरूफ़ हो गया था वह। आज वीकेंड था तो सुबह देर तक सोता रहा। अपनी नींद उसे बहुत प्यारी थी, लेकिन भला हो आबी का जिसने फ़ोन करके उठा दिया उसे। क्या कर रहा है तू? फ़ोन रिसीव करते साथ ही आबी की आवाज़ आई। सो रहा था, वह नींद में बोला। सोता ही रह तू बस। आबी उसकी घंटों सोने की आदत से हमेशा चिढ़ता था। उसका शेड्यूल बहुत टफ था। बाबा का ऑफिस और फिर अपना ऑफिस संभालना आसान नहीं था, इसीलिए उसे अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती थी। 24 घंटे में वह 20 घंटे काम ही करता था ताकि पास्ट की कड़वी बातें यादों से सुकून मिल सके। यार आबी, कसम से कभी कभी तू मुझे अपनी बीवी लगता है। हर वक्त मेरी नींद का दुश्मन बना रहता है। अभी भी वह नींद में था, सख्त झुंझलाया हुआ था। तुझे तो जैसे बड़ा तजुर्बा है ना बीवियों का, आबी ने दांत पीसते हुए कहा। वह दोनों ऐसे ही थे, बहुत फ्रैंक थे एक दूसरे से। हालांकि रिश्ते में चाचा भतीजे थे। 3 साल का फ़र्क था दोनों में, इसीलिए बहुत बेतकल्लुफ़ थे। अनजान उन्हें रिश्ते में चाचा भतीजे थे। अनजान दोस्त उन्हें भाई ही समझते थे। आबी लगातार सलार से अपना रखा था। वह नया नया उनके घर आया था और उसकी और आबी की खूब लड़ाई होती। सलार को एतराज़ होता था कि यह मेरे घर क्यों आया है, और आबी कहता है कि यह मेरे दादा का घर है। लड़ते लड़ते न जाने कब एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए, हर चीज़ बांटने वाले, सुख दुख सब कुछ। तू तो बड़ा खुश होगा ना, आज़ादी से मम्मा का लाड उठवा रहा होगा। हाँ यार, तुझे तो पता है भाभी माँ मुझे कितना चाहती हैं। जब तक मैं ऑफिस से ना आ जाऊँ सोती नहीं है वह। फिर मुझे कौन खाना देगा? आबी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। और यह सच भी था। 8 साल की खामोश घबराया हुआ बच्चा देखते ही शाज़मीन को उस पर अपना बहुत लगा था। उन्होंने कभी सालार और उसमें फ़र्क नहीं किया। आबी भी बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त करता था, उनकी माँ का दर्जा देता था। सालार तो फिर भी कभी कभी उनकी बात टाल देता, लेकिन इबाद ने कभी उनकी बात को नहीं टाला था। हाँ पता है, मम्मा का चमचा है तू। मजाल है जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर ले। ऐसे चेले से तो प्यार आना ही है उन्हें। तू बस जल कर बैठ वहाँ पर। आबी ने उसके और भाई ने बताया था कि तुझे हमारी भांजी काफ़ी से ज़्यादा अपनी अपनी लगी है। उसके लिए तो तुम गधा बनने को भी तैयार हो। आबी ने शरारत से कहा। पापा ने तुझे बता दिया? पापा से तो मैं अभी पूछता हूँ। सालार को यह उम्मीद नहीं थी पापा से। तुम्हारा मैसेज उन्होंने सबको मज़े लेकर सुनाया। अब काफ़ी देर तक एंजॉय भी करते रहे। दिया ने मेरा दिल खुश कर दिया, आबी हंसते हुए कह रहा था। अच्छा सुन, मैं और बाबा नेक्स्ट मंथ सिडनी आ रहे हैं। रियली? दैट्स गुड। काम की बात आखिर में ही बताया कर तू। वह जोश में आ गया था। महीनों बाद उन दोनों से मिलने का ख्याल ही मज़ा दे गया उसे। चल अब बहुत बकवास सुन ली तेरी, बंद कर फ़ोन और सोने दे। कहने के साथ ही उसने फ़ोन काट दिया। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी आगे की कहानी मैं जल्द ही इसको अपलोड करूँगी। ऐसी दिलचस्प कहानी और चटपटी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी हो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।